नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम तुगलक वंश के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने खिलजी वंश और गुलाम वंश के इतिहास को पढ़ा था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और इस मध्यकालीन इतिहास की पूरी सीरीज को देखते रहने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम अगला जो राजवंश है यानी कि तुगलक वंश, उसको इस वीडियो में कवर करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम गुलाम वंश और खिलजी वंश को पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में जो अगला राजवंश है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सन 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहता है। ये दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक अवधि वाला राजवंश है, क्योंकि ये 90 वर्षों तक जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसका शासन रहता है। गाजी मलिक, जिसे हम गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं, ये इस वंश का संस्थापक होता है। 1320 में जो गाजी मलिक होता है, गियासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 1320 से लेकर 1325 यानी कि कुल 5 वर्ष तक ये शासन करता है। अपने शासनकाल के दौरान ये क्या क्या कार्य करता है, इन पे हम एक बार नज़र डालते हैं। इसकी व्यवस्थाओं में अगर हम पहला कार्य देखें तो इसने जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 50% लगान व्यवस्था चलाई थी उसको समाप्त किया। अलाउद्दीन अपनी जनता से 50% लगान वसूलता था। इसने उसको समाप्त करके फिर से जो 30 और 35% जो लगान ली जाती थी, वही व्यवस्था इसने पुनः प्रारंभ की। इसी के साथ इसने अलाउद्दीन के द्वारा जो घोड़े दागने और हुलिया रखने की प्रथा स्टार्ट की गई थी, उसको इसने चालू रखा और साथ में इसको और दुरुस्त किया। दिल्ली में इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाया। तो इसी के शासनकाल में जो है दिल्ली में डाक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अगले क्रम में अगर देखें तो इसने सिंचाई के लिए यानी कि जो पानी की व्यवस्थाएं थी उनके लिए इसने दिल्ली में कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। जब यह बंगाल अभियान से लौट रहा था तो तुगलकाबाद के निकट 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर नामक स्थान पर एक लकड़ी के महल के गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकारों का कहना था कि वो लकड़ी का महल जो है इसके भाई जूना खां ने बनवाया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो इस महल में अंदर जाए, जो गियासुद्दीन तुगलक है ये महल में अंदर जाए और उस समय महल गिर जाए और इसकी मृत्यु हो जाए ताकि वह शासक बन सके। लेकिन इसके कोई खास प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसलिए इतिहासकारों के बीच में इसको लेके मतभेद है। लेकिन जो भी हुआ हो, 1325 में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है महल के गिरने से। गियासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो तुगलकाबाद में ही बनाया जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है जो तुगलकाबाद में स्थित है। 1325 तक गियासुद्दीन तुगलक शासन करता है और उसके बाद में जूना खां 1325 से 1351 तक शासन करता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण लोग इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु बादशाह कहते हैं, क्योंकि इसने अपना शासनकाल में जितनी भी योजनाएं चलाई वो सारी की सारी असफल रही। 5 कुल योजनाएं इसने अपने शासनकाल के दौरान बड़ी बड़ी चलाई, जिनको हम अगर इस तरह से देखें तो पहली है राजधानी परिवर्तन, दूसरी है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तीसरी है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, उसके बाद कराची अभियान और उसके बाद खुरासान अभियान। ये पांचों योजनाएं इसकी असफल रही। इसी कारण इसे पागल और रक्त पिपासु या फिर स्वप्नशील बादशाह कहते हैं। इन्हीं योजनाओं को जो है हम एक बार विस्तार से देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनते हैं। अगर हम तुगलक वंश में देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक से सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं और वो भी इसकी योजनाओं से अधिकतर पूछे जाते हैं। तो पहली अगर इसकी योजना पे हम नज़र डालें तो वो था राजधानी परिवर्तन। यह दिल्ली से राजधानी को देवगिरी स्थानांतरित करता है दक्षिण में, और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखता है। इसका उद्देश्य राजधानी परिवर्तन का यह था कि यह मंगोल आक्रमणकारियों से बचना चाहता था। यह सोचता था कि अगर मैं दिल्ली से देवगिरी जो है राजधानी स्थानांतरित कर देता हूँ तो मैं मंगोल आक्रमणकारियों से भी बच जाऊंगा और जो अपना साम्राज्य है उसको दक्षिण में और अधिक विस्तार दे पाऊंगा। इसलिए जो यह है देवगिरी जाने के लिए दिल्ली की जो जनता है उसको आर्थिक सहायता प्रदान करता है और दिल्ली से देवगिरी जाने के लिए सड़क का निर्माण भी प्रारंभ करवाता है। तो ये दिल्ली से देवगिरी तक सड़क निर्माण कराता है ताकि आम जनता जो दिल्ली की है वो देवगिरी तक प्रस्थान कर सके। किंतु दक्षिण में देवगिरी में जब ये राजधानी स्थापित कर लेता है
तो वहाँ से उत्तर में ये शासन का संचालन अच्छे से नहीं कर पाता और काफ़ी जो इसकी रियासतें हैं वो स्वतंत्र होने लगती हैं। इस कारण इसे पुनः दिल्ली लौट कर आना पड़ता है और देवगिरी से दिल्ली लौट के आने के कारण इसने जितना भी धन खर्च किया था सड़क निर्माण में या और आर्थिक सहायता जो जनता को दी गई थी, तो इन सब के कारण इसे भारी आर्थिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है और ये जो योजना है इसकी ये पूरी तरह से जो है असफल हो जाती है। अगली अगर इसकी योजना देखें तो वो थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना। राजकीय आय को बढ़ाने के लिए दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करता है, क्योंकि राजधानी परिवर्तन से जो है इसको धन में काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए ये आय बढ़ाने के कारण, राजकीय आय में वृद्धि करने के कारण जो है वो कर में वृद्धि करता है। कर में वृद्धि कहाँ करता है? दोआब क्षेत्र में। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों का संगम। जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है ना, उस स्थान को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र था, यानी कि जहाँ गंगा और यमुना नदी मिलती है उसका जो आसपास का क्षेत्र था वहाँ पर सिंचाई अच्छी होती थी क्योंकि पानी पर्याप्त था, इसलिए वो उसी क्षेत्र में जो है वो कर में वृद्धि कर देता है। बट इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसी समय वहाँ पर अकाल पड़ जाता है। अब एक तरफ तो सुल्तान ने कर में वृद्धि कर दी और दूसरी तरफ अकाल पड़ गया, तो इसके विरोध में किसान जो है वो आंदोलन कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह के फलस्वरूप काफ़ी किसान जो होते हैं वो दोआब क्षेत्र छोड़कर ही जाने लगते हैं। फलस्वरूप सुल्तान को जो अधिक कर की योजना थी वो समाप्त करनी पड़ती है और सुल्तान की यह योजना भी पूरी तरह से विफल हो जाती है। क्योंकि किसानों का विद्रोह फिर भी समाप्त नहीं होता, इसलिए किसानों को खुश करने के लिए ये दीवाने अमीर को ही नाम का एक विभाग बनाता है। तो ये भी एक फैक्ट बन सकता है, आप याद रखिएगा कि दीवाने अमीर को ही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। इसी क्रम में इसकी अगली योजना को अगर हम देखें तो वो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के बराबर तांबे और कांसे के सिक्के चलाए, क्योंकि चांदी की कमी हो गई थी आय की वजह से। तो इसने क्या सोचा कि क्यों ना चांदी के स्थान पर किसी और धातु के सिक्के चला दिए जाए उसी दाम के। तो इसने चांदी के स्थान पर तांबे और कांसे के सिक्के चलाए, लेकिन उनकी जो बनावट थी वो बहुत ज़्यादा सरल थी और तांबा और कांसा आसानी से मिल जाता था। तो लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल खोल लिया और नकली सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए। इस वजह से पूरे जो मार्केट है, बाजार है, उसमें नकली सिक्के आ गए और बाजार में अव्यवस्था फैल गई। जब इसकी खबर सुल्तान को लगी तो उसने सिक्के बनवाने पर रोक लगा दी और जिन लोगों के पास ये मुद्राएं थी तांबे और कांसे की, उनसे मुद्राएं राजकोष में जमा की गई और उसके बदले उनको चांदी की मुद्रा दी गई, जिससे राजकोष पूरी तरह से जो है वो खाली हो गया और सल्तनत को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। यानी कि इसकी ये योजना भी पूरी तरह से फेल हो गई। अगली योजना में अगर इसकी देखें तो वो है खुरासान अभियान। खुरासान जो है वो ईरान का एक इलाका है, यानी ईरान जो राष्ट्र है उसी में ये एक जगह है खुरासान। यहाँ पर मंगोलों का शासन था। मंगोलों के शासन का यहाँ पतन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ राजनीतिक अस्थिरता फैल जाती है। इसी का लाभ जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक उठाना चाहता है और इसी का लाभ उठाने के लिए वो इस पर अभियान करने का जो है विचार बनाता है और 3,70,000 सैनिक तैयार करता है और उन सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे देता है, यानी एडवांस में 1 साल का उनको वेतन भी दे देता है। किंतु खुरासान में राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से सुल्तान वहां अभियान नहीं कर पाता और यहाँ भी उसको आर्थिक नुकसान ही होता है। अगला इसका जो अभियान होता है वो कराचिल अभियान होता है। ये चाहता था कि जो ये इसके राज्य की सीमा है उसको चीन, जो वर्तमान चाइना है, वहां तक ये फैलाना चाहता था। तो ये हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में सेना भेजता है कराचिल में। जो है कराचिल जो हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में एक क्षेत्र है, वहां पर ये अपनी सेना भेजता है। लेकिन वहां पर जब सेना जाती है तो उस दौरान मौसम परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से दुर्गम पहाड़ियों में कई सैनिक लापता हो जाते हैं और कहीं की मृत्यु हो जाती है। जो इतिहासकार इब्न बतूता है वो बताते हैं कि केवल 10 सैनिक वापस इस अभियान से लौटकर आए थे। कुछ इतिहासकार तो इससे भी जो है कम बताते हैं। तो इस तरह से जितनी भी योजनाएं इसने चलाई थी वो सारी की सारी असफल हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत अगर हम और अन्य फैक्ट देखें तो हम देखते हैं कि जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता है यह इसी के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इस फैक्ट को भी आप याद रखें। अगला अगर फैक्ट इसके अंतर्गत हम देखें तो हरिहर बुक्का जो है, हरिहर बुक्का ने दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 336 ईस्वी में। वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही होती है। मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है।
यानी कि 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार है बदायूनी, वो कहते हैं कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया, क्योंकि इसकी कोई योजना काम नहीं आई और लोग इसको जो है रक्त पिपासु या इस तरह का जो पागल बादशाह है वो कहते थे। तो इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। तो 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज शाह तुगलक जो है वो अगला शासक बनता है। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यहाँ अपने प्रशासनिक एवं लोक कल्याणकारी जो कार्य थे उसके कारण ये इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि अपने शासनकाल के दौरान जो है इसने काफी लोक कल्याणकारी कार्य जो है वो करवाए। इसी कारण इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुगल काल में अकबर ने भी लोक कल्याणकारी कार्य करवाए और यहाँ जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत है इसने लोक कल्याणकारी कार्य करवाए, इसलिए इसको जो है अकबर की संज्ञा दी गई है। यह वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसके पहले के जितने भी शासक है वो ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लेते थे, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक है इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो ये एक फैक्ट है जो आप याद रखें। इसने अपने जो शासन है उसको शरीयत के कानून को हिसाब से चलाया था। शरीयत का कानून यानी कि जो मुस्लिम जो होते हैं उनमें शरीयत होती है, यानी कुरान में कौन सी चीजें लिखी गई है इस तरह से। तो शरीयत के अनुसार इसने अपना पूरा शासन चलाया। शरीयत में जितने करों का उल्लेख था उतने ही कर, यानी कि शरीयत में 4 कर का उल्लेख था तो इसने जनता से केवल 4 करों को ही वसूला। वो 4 कर कौन कौन से थे उन पे एक बार हम नजर डाल लेते हैं। तो जो 4 प्रमुख कर थे वो थे जजिया, जकात, खुम्स और खराज। इनका मतलब क्या होता था? जजिया जो होता था वो गैर मुस्लिमों के से जो है वो लिया जाता था, यानी कि वो लोग जो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते थे उनसे ये कर लिया जाता था जजिया। जकात के अंतर्गत बचत, यानी कि जो इनकम की बचत होती थी उसमें से 2.5% दान के लिए लिया जाता था, ये मुस्लिमों से भी लिया जाता था। खुम्स जो है ये युद्ध की लूट का धन होता था, यानी कि अगर कहीं युद्ध किया गया है और वहां से धन लूट के लाए हैं तो उसमें जो हिस्सा होता था उसको खुम्स कहा जाता था। और खराज जो कर होता था ये नॉर्मली भूमि कर होता था, जो भूमि का लिया जाता था। इसी के साथ जो 24 ऐसे कष्टदायक कर थे, यानी जो पहले के शासकों ने लगा रखे थे जिनका उल्लेख शरीयत में नहीं है, उन सारे जो कर है उनको ये फिरोज शाह तुगलक बंद कर देता है, समाप्त कर देता है। फिरोज शाह तुगलक के कुछ अन्य कार्य जो उसने किए उसको अगर जो हमें वो एक बार नजर डालते हैं। इसने सैनिकों की जो भर्ती है उसको वंशानुगत कर दिया, यानी कि जो शासक जो इस टाइम पे सैनिक है उसका बेटा या उसका दास ही अगला जो है सैनिक बनेगा। इस तरह से इसने सैनिकों को वंशानुगत किया, यानी अगर किसी सैनिक की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसका पुत्र या उसका दामाद या फिर उसका दास जो भी है वो सैनिक उसकी जगह बन सकता है। इस तरह से इसने वंशानुगत कर दिया। दासों की देखभाल के लिए इसने दीवाने बंदगान नाम का एक विभाग बनाया। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा कि दीवाने बंदगान जो विभाग है वो किसने बनवाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और दासों के लिए बनवाया था। इसी के साथ इसने राजस्व में वृद्धि के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। वहीं इसके पहले के शासक ने क्या किया था, कर में वृद्धि की थी, आय में वृद्धि करने के लिए, लेकिन इसने इसका विपरीत किया। इसने कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया ताकि जो फसलें हैं वो अच्छे से हो और आमदनी में जो है वो ऐसे ही जो है वृद्धि हो जाए। इसने निःशुल्क इलाज के लिए दारुल सफा नाम के अस्पतालों का निर्माण करवाया, जहां पर जो है निःशुल्क इलाज होता था। 1351 में जो है, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है और अगला उत्तराधिकारी जो बनता है वो तुगलक शाह बनता है। यह भी कुछ समय तक ही शासन कर पाता है और 1389 में ही अगला शासक अबू बकर बनता है। अबू बकर के बाद कई छोटे छोटे शासक बनते हैं जिनका कोई खास प्रभाव नहीं रहा, वो 1 या 2 साल ही शासन करते हैं और उसके बाद वो हट जाते हैं, तो उनको हमने इसमें जो है वो नहीं लिखा है। 1394 ईस्वी में तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होता है वो नासिरुद्दीन मोहम्मद बनता है। ये आप याद रखिएगा, अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो कि 1394 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। जब 1398 में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण होता है, जो तैमूर था वो आक्रमण करता है 1398 में दिल्ली पर और दिल्ली को लूटता है। उस समय जो ये नासिरुद्दीन था ये भागकर गुजरात चला जाता है, लेकिन इसका जो वजीर था मल्लू खान ये पुनः इसको दिल्ली लेके आता है और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाता है। लेकिन अंततः 1414 में नासिरुद्दीन महमूद की भी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के साथ ही जो है तुगलक वंश है वो समाप्त हो जाता है। तो तुगलक वंश जो है इस वीडियो में हमने कवर किया है।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो में अब हम जो MCQ है इस वंश से रिलेटेड उनको एक बार पढ़ लेंगे, जो प्रीवियस ईयर में अब तक पूछे गए हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और इस जो इतिहास की सीरीज को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए जो MCQs है उन पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, यानी कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो हमने पढ़ा है गियासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या नासिरुद्दीन महमूद ने। तो आपको पता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन हुआ? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा क्वेश्चन है, अमीर को ही कृषि विभाग नामक विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, अबू बकर या फिरोज शाह तुगलक। तो हमने पढ़ा है वीडियो में कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसी ने अमीर को ही जो विभाग है वो बनाया था। तो इसमें भी ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग ने है उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नासिरुद्दीन महमूद। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नासिरुद्दीन महमूद उस समय दिल्ली का शासक था जिस समय तैमूर लंग आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या नासिरुद्दीन महमूद। तो ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद जो है वो तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक था। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर में लकड़ी के मकान के गिरने से हुई थी? हमने वीडियो में देखा है कि किसकी हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, अबू बकर या फिरोज शाह तुगलक। तो जो गियासुद्दीन तुगलक है उसकी मृत्यु जो है वो लकड़ी के महल के गिरने से हुई थी। तो ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार जो है उन्होंने किस शासक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है? गियासुद्दीन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को या नासिरुद्दीन महमूद को। तो जो फिरोज शाह तुगलक है इसको लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जो है वो दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।